ठीक है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ हिंदी फिल्म सिनेमा की नई जनरेशन डायरेक्टर तरणवीर, अनमोल और जटालेखा साथ में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तरण, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जी। भंसाली, संजय लीला भंसाली सबका ड्रीम होता है और आप तीनों ही बिल्कुल। उस ड्रीम को जी रहे हैं इस समय। जी। अम, सही बात है कि सबका ड्रीम होता है। हमारे केस में तो स्पेशली मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मैंने तो सपना ही फिल्म्स में आने का देखा था जब मैंने खामोशी देखी थी। तो अ, मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि संजय सर मेरी पहली फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि एक तो उनकी जिस तरह की वो फिल्म्स बनाते हैं वो इतनी अलग होती हैं, और थोड़ा-थोड़ा वो रहता है ना, कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि उनके बारे में सोच के भी घबराहट होती है। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे हम इवेंचुअली पहुँचेंगे। पर अभी भी सपना जैसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा पक्का नहीं है, किसी भी वक़्त उठ जाएँगे। तो ये यहाँ तक पहुंचे कैसे ही, कैसे ये शुरुआत हुई? अ, मैं तो सर पहले एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था इंडस्ट्री में काफ़ी साल। और मैंने लाइक जिन प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया था, एक्सेल, धर्मा, मैं उसी तरह की फ़िल्में, मुझे लगा था क्योंकि मुझे उस तरह की फ़िल्में पसंद हैं और मैं वैसे ही बनाना चाहूँगा। मुझे लगा था वहीं कहीं बात बनेगी। और हमने जब अपनी लास्ट फ़िल्म असिस्ट की थी, जो ये जवानी है दीवानी, वो खत्म होने के बाद सोचा कि चलो अब असिस्टेंट गिरी को थोड़ा ब्रेक लगाओ। अब जब तक तुम अपने आप काम नहीं करोगे, स्क्रिप्ट लिख के लोगों के पास नहीं जाओगे, तब तक तो कोई काम नहीं होगा। तो स्क्रिप्ट लिखी थी, बहुत-बहुत ड्राफ्ट लिख रहे थे। जब एक ड्राफ्ट ऐसा पहुँचा जब लगा कि हाँ, अब लोगों को दिखा सकते हैं, तो लोगों से मिलना, बात शुरू किया, बात करनी शुरू की। तो लोग आपस में बात करते हैं इंडस्ट्री में। और कहीं से जो शोभा संत मैम हैं, जो उस टाइम बंसाली प्रोडक्शंस की सीईओ थी, उनको स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, उन्होंने हमें बुलाया। और हमें तब भी नहीं पता था कि क्यों बुला रही हैं, कि बंसाली प्रोडक्शंस में क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्क्रिप्ट है, आपने ट्रेलर देखा है, पोस्टर देखा है, अभी तो भी आपको लगेगा सर का तो बिल्कुल लेना देना नहीं है उस टाइप के सिनेमा से। पर वहां गए मीटिंग के लिए, और फाइनली बात वहीं पे ऐसे ही बनी कि हमें तो नहीं लगा था कि होगा। पर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बड़ी और हिस्टोरिकल वैसी फिल्में नहीं बनाते, हम और भी मैरी कॉम और राउडी राठौड़, गब्बर, हम अलग-अलग तरह की फ़िल्म्स बनाते हैं। तो हम इंटरेस्टेड हैं, तो हमें तो आज तक यकीन नहीं हो रहा है कि एक्चुअली फ़िल्म बन गई है यहाँ पे। और सर ने कुछ देखा होगा, आई आई होप कि इवेंचुअली फ़िल्म देखने के बाद उन्हें पछतावा ना हो कि इस फ़िल्म पे अपना नाम लगाया। मेरी तो दुआ आपसे ये रहेगी तरणवीर, कि आने वाले समय में ये कहे कि हम तरणवीर सर के साथ काम कर रहे हैं। क्या अरे बात है, सर, क्या सर बात अनमोल, थैंक यू। अनमोल, मतलब एक तो ये मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूं और अपने दर्शकों को बता दूं कि अनमोल पूनम जी के बेटे हैं, पूनम ढिल्लों, जिनकी एक अपनी लेगेसी है। तो ये सवाल तो आपसे हर कोई पूछेगा, ये जेनरिक सवाल है, पर मुझे पूछना पड़ेगा कि मतलब पूनम ढिल्लों का बेटा होने का प्रेशर है कहीं? आप भी यही पूछ रहे हो सर? आप तो छोड़ो, मुझे स्पेयर कर दो थोड़ा। नहीं, आई थिंक देखो, पहले तो आई थिंक मॉम एक हीरोइन है, एक औरत है, तो मेरे साथ डायरेक्ट जो कंपैरिजन है वो तो नहीं होगा, क्योंकि मैं उनके तरह वो कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मेरे पापा एक हीरो होते तो आई थिंक फिर वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो सकती थी। तो फॉर्चुनेटली वो थोड़ा मैं बच गया। उनकी ब्यूटी से तो नहीं बच पा रहा हूँ, क्योंकि वो कंपैरिजन तो मतलब पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आई थिंक कि इतनी जो ब्यूटीफुल है वो की। तो आई थिंक प्रेशर सर कुछ नहीं है। आई थिंक प्रेशर, अभी क्या प्रेशर सर, मैं हूँ इधर बैठा हूँ और हर दिन को मैं एक एक दिन लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जब लोग देखेंगे मुझे स्क्रीन पे तो फिर शायद थोड़ा प्रेशर बिल्ड होगा और फिर थोड़ा कुछ बोलेंगे लोग। अनमोल, मतलब जी जैसा मैं अभी तरण से भी कह रहा था कि पहली फिल्म आपकी भंसाली, द ग्रेट संजय लीला भंसाली के साथ हो, तो मतलब आदमी को और कुछ चाहिए ही नहीं, बाकी तो चीजें अपने आप हो जाएगी। जी जी
नहीं सर, वही ना, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए भी जैसे हर जन के लिए होता है जो एस्पायरिंग एक्टर या फिल्म मेकर या जो भी हो, उनका नाम देखकर सबको ये ऐसे होता है कि वाओ, लार्जर देन लाइफ, जीनियस फिल्म मेकर, ये सब चीजें। तो मैं, मेरे लिए भी ऐसे ऐसे ही था कुछ। मैं कभी उनसे मिला नहीं था इसके पहले। मैंने भी जो प्रोसेस था ऑडिशन करने का वैसे किया, मैं भी फैन बॉय की तरीके से उनसे मिला। और उसके बाद ऑडिशन करने के बाद जब उन्होंने अप्रूव किया तो खुशी हुई, अच्छा लगा कि हम भी लायक है उनके फिल्म में स्टार्ट करने का। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बेसिकली मैं आपके फिल्म के नाम को का क्या जस्टिफिकेशन है वो जानना चाहता हूँ, कि दर्शकों को भी लग रहा होगा कि यार ये कैसा नाम है, क्या है इसके पीछे। हाँ, ये कैलेंडर का नाम नहीं है, जो डायरेक्टर आपके सामने बैठे हैं उनका ये आइडिया था। आई थिंक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है, क्योंकि जब आप फिल्म देखोगे ना तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्यों ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज है। तो ये नहीं है कि हफ्ते का सिर्फ कोई दिन के बारे में बता रही है, या कोई फास्टिंग के बारे में, या कुछ कोई लोग नॉनवेज नहीं खाते ये लोग पे, या तो हमारा यही है कि लड़की और लड़के ये दो दो दिन पे मिलते हैं, तो हफ्ते में 2 बार प्यार होता है इनके ओह, मामले वीनस में। एंड मार्स यू आर टॉकिंग अबाउट, तरण। ओके। अब उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है सर, आप देखो आपको कैसा लगता है देख के। तो जटालेखा, आपसे ये जानना चाहूंगा, हेलो। हाँ जी, जी सर। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब मुझे पहला मैंने नाम पढ़ा जटालेखा, मैंने कहा यार कोई बंगाली लड़की आ रही है, पर बाद में पढ़ा जटालेखा मल्होत्रा, तो मेरे लिए थोड़ा सा तो ये पहले मैं इस नाम की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता हूँ। नाम की मिस्ट्री तो है नहीं, बस ये था कि मेरे जो बड़े भैया है उनका नाम करण रखा है पापा ने, एंड करण मल्होत्रा तो बड़ा ही कॉमन सा नाम है। तो आई थिंक मम्मी ने तभी ठान ली थी कि जब अगला बच्चा होगा तो नाम मैं रखूंगी, क्योंकि आपने इतना कॉमन सा नाम रख दिया। अब मेरा बेटे सबके नाम करण है और सबके आगे मल्होत्रा है। फिर मम्मी ने पता नहीं कौन सी संस्कृत की किताबें ढूंढी और उनमें उन्हें जटालिका मिल गया नाम, और वैसे ही मेरा नाम पड़ा। जो जटालिका नाम वैसे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग आ जाती है लोगों की, तो मैं ये यूज कर लूंगी अपॉर्चुनिटी कहने के लिए कि जो एच है ना मेरे नाम में वो साइलेंट है, तो जटालिका वो प्रोनाउंसिएशन है मेरे नाम की, मतलब और नो वो शिव बंगाली जी की जटाए से। हाँ जी, नो बंगाली कनेक्शन। नथिंग। वैसे मेरे मतलब पापा मर्चेंट नेवी से है, वो कैप्टन रहे हैं, एंड मेरी मम्मी एजुकेशन लाइन से है, वो प्रोफेसर रही है। तो कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री से। आई नो सरनेम ऐसा है कि एकदम से लोगों को लगने लग जाता है कि पता नहीं किसकी रिलेटिव होगी, लेकिन नहीं किसी की रिलेटिव नहीं। चलिए, मतलब जो बात मुझे सबसे पहले कहना चाहिए वो मैं कह देता हूँ, आप वाकई बहुत खूबसूरत दिख रही हैं और आपका ट्रेलर भी बहुत अमेजिंग है दोनों का, बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। तो तरण, तरण, आपसे जी ये सर। जानना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ये जी क्या, किस, मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट जनरेशन कहाँ से है? सर, देखिए मैं जब से छोटा था तब से मैं रोम कॉम्स देखता रहा हूँ, और यश जी की फिल्में और करण जौहर की फिल्म्स यही देख के हम बड़े हुए हैं। तो वही तरह की फिल्में जो देखते हैं उसी से आपको आइडिया होता है कि प्यार का आपका आइडिया जो होता है वहीं से आता है, जो आप किताबें पढ़ते हो, जो आप फिल्म्स देखते हो। और उसमें सब बड़ा खूबसूरत होता है, सब हर लड़का लड़की बड़े सुंदर हैं, लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा है, और आपको लगता है कि असलियत में भी इश्क ऐसे ही होता होगा। फिर आप असल जिंदगी में देखते हैं तो थोड़ी खटास आती है, और तो जो सोचा था और जो असलियत में पाया, उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता था कि जब लोग प्यार ढूँढने के लिए निकलते हैं, तो आजकल जैसे आजकल की जनरेशन है, हमारी लाइफ में जनरली कोई मम्मी-पापा वाला, वो मम्मी-पापा विलेन नहीं होते, सोसाइटी विलेन नहीं होती, हम खुद विलेन होते हैं। क्या हम बात खुद है, अपने रास्ते में रोड़ा बने होते हैं। तो मैं वो कहीं एक्सप्लोर करना चाहता था कि आजकल की जो जनरेशन है, जो मिलेनियल्स जिनको कहते हैं, उन लोगों के जो लव स्टोरीज होती हैं वो कैसे होती है, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए ट्यूसडेज और फ्राइडेज निकाला था।
और उसमें जो ट्यूजडेज फ्राइडेज जो है वो इसलिए था क्योंकि मैंने जैसे मैं बहुत जगह मैं मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं वही कहता हूँ कि सैटरडे संडे को तो सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलते हैं ना, तुम मेरे लिए हफ्ते में टाइम निकालो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ तो अपने काम के दिन में से मेरे लिए टाइम निकालो। क्या बात तो है। तो ये दोनों को वही समझना है कि जब कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स के साथ बच्चों का हो या आपके लवर्स के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसे टाइम देना पड़ता है। और वही कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी विद थोड़ा सा मस्ती वाले स्टाइल में। तो ट्यूसडेज एंड फ्राइडे से थोड़ा अटपटा है, बट फिल्म भी थोड़ी अटपटी सी है। नहीं, कम से कम इस अटपटी, आप अटपटी कह रहे हैं, लेकिन इस फिल्म के जरिए जो हम लोग हैं, हम मिलेनियल को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल मैं अनमोल और जटानिका दोनों से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी आज के दौर में जो, मतलब आपके पहले की जनरेशन है, हम लोग या हमसे पहले के, वो आप लोगों को कहते हैं लॉस्ट जनरेशन है, ये इनको समझ में नहीं आता है कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ना। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड जनरेशन हम शर्ट्स कपड़ों की तरह बदल जाते हैं अचानक, मतलब हर वीकेंड पे आपको समझ में आता है कि यार ये गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, ये दूसरी है, या बॉयफ्रेंड अलग है। तो ऐसे में प्यार का क्या वजूद रह जाता है, प्यार को कैसे डिफाइन करते हैं आप? वाह, ये पहले तो ये होता है क्या सर, लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं क्या गलती अरे से बहुत कंफ्यूज दूसरी होते हैं। लड़की को, ये सब होता है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा। ओह, तो आई एम सॉरी, नहीं आप सर, आई आपने थिंक आपको जो टेस्ट पहुंचाई हो मैंने। नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट थिंक कि लव डिफाइन करना आज के जनरेशन में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक जो भी डिफाइन कर पाएगा या उसकी मीनिंग ढूंढ पाएगा कि ये मीनिंग है लव का आज के जमाने में, उसके लिए तो आई थिंक वो एक नोबेल प्राइज विनर बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे डिफरेंट डायनामिक्स है आई थिंक आजकल की जिंदगी में लव को लेकर। तो आई थिंक लव को आजकल समझना ही मुश्किल है, और अगर आपको थोड़ा उसके बारे में आप सीख पाओ या अंडरस्टैंड कर पाओ, आई थिंक वही विक्ट्री है आजकल के जमाने में लव को लेकर, टू बी ऑनेस्ट। तरह मतलब ऐसे जी सिचुएशन में, जबकि वाकई ये सिचुएशन है कि यंग जनरेशन को प्यार की तलाश, आपने जो कॉन्सेप्ट चुना वो बहुत करेक्ट चुना कि कंफ्यूज जनरेशन है, प्यार को किस तरह से डिफाइन किया जाए वो कंफ्यूज है, और ऐसे में जी प्यार के लिए इन्वेस्ट करना ये सबसे जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल। फाइनली तो वही होता है कि आप यहाँ पे भी अगर इस कहानी में भी आप देखें, आपको लगेगा कि ये दोनों प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट इवेंचुअली, और ये आई थिंक हर जनरेशन के लिए सेम होता है, आपको खुद को समझने की जरूरत होती है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपका खुद से रिश्ता कैसा है, आपका पुराना बैगेज क्या है, तब तक आप नया रिश्ता जो है उसको ना वक्त दे पाएंगे ना इज्जत दे पाएंगे। तो वो आई थिंक इज समथिंग जो हर जनरेशन उससे रिलेट कर सकेगी कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है, सबसे पहला रिश्ता जो होता है वो खुद के साथ होता है, और खुद को समझ लो तो फिर दुनिया को समझ लोगे। क्या बात है। अनमोल, एज एन जी एक्टर अगर मैं बात करूं, तो पहले तो मतलब ये सवाल पूछने का कोई वो नहीं कि एक्टर बनने का ख्याल कैसे आया, क्योंकि वो तो ऑब्वियस था। लेकिन एज एन एक्टर कि मुझे एक्टर बनना है, ये ख्याल को हटा के जी। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एज एन एक्टर, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली जैसे आप कह रहे थे कि ऑब्वियस चॉइस है, एक्चुअली सर ऑनेस्टली जब मैं बड़ा हो रहा था ऑब्वियस चॉइस नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल में ना बहुत ही एक शांत सा, क्वाइट सा, इंट्रोवर्टेड सा लड़का था। तो मेरे चश्मे थे गोल से, मैं हैरी पॉटर के जैसे लगता था जब मैं छोटा था, बाल ऐसे आ रहे थे, वो मशरूम कट होता था तभी। तो आई थिंक मेरे बचपन में तो मैं बहुत ही मतलब ये दुनिया से काफी दूर था, हालांकि मॉम और डैड इस इंडस्ट्री से है, लेकिन फिर भी हमारा जो अपब्रिंगिंग था काफी दूर था ये सब से, काफी नॉर्मल था स्कूल में, क्लासेस करते हुए, रोलर स्केटिंग जाते हुए, डांस वांस जो भी नॉर्मल था। आई थिंक मेरे लिए 2006 में जब धूम 2 आई थी आई थिंक, तो वो एक जो गाना था जो ऋतिक रोशन डांस कर रहे थे वो गंजी पहनकर वो सब, तो मेरे लिए जब मैंने वो देखा तो मेरे लिए वो मोमेंट था कि
मुझे भी ये करना है। तो आई थिंक किसी ने कुछ बोला नहीं था साइड से कि ये करना है, वो करना है, कोई कान नहीं भर रहे थे। मेरा खुद का रियलाइजेशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी जर्नी बहुत ही लंबी थी, क्योंकि मैं एकदम पतला सा था, जैसे मैं कह रहा था, चश्मे थे, मैं शाय था, इंट्रोवर्ट था। तो मुझे खुद पर के बाद, तो काफी लंबी जर्नी के बाद आकर और फिर जाकर ये पिक्चर हुई है। क्या बात है। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम कि जो मैंने पहले कहा आपकी जनरेशन के बारे में, आपकी जनरेशन की खासियत भी ये है जी कि वो अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड होती है, बहुत प्लान्ड होती है। जी तो जब आपने एक्टर बनने का सोचा, सो आपने कोई ट्रेनिंग लिया या कोई किसी तरह का? राइट। तो आई थिंक घर पे एक पहले से ही शर्त थी कि जो भी करना है पहले एजुकेशन ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ही करो। तो आई थिंक एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो खत्म किया। उसके बाद फिर वर्कशॉप्स किए, काफी मल्टीपल वर्कशॉप्स किए, काफी क्लासेस किए, डांसिंग में क्लासेस किए, जो नॉर्मल ड्रिल है एक एक्टर का। आई थिंक सबको वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्किल्स को होन नहीं करे, अगर आप प्रिपेयर होके आते नहीं, तो फिर फायदा नहीं है, फिर चांस भी नहीं मिलेगा आपको, ऑडिशंस भी अच्छे नहीं जाएंगे, मौका भी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक प्रेपरेशन बहुत जाती है इसमें, और लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एक्टर बनना है तो हाँ ठीक है, जो भी है, थोड़ा डांस कर लिया, थोड़ा एक्ट कर लिया, थोड़ी बाल बना दिए, थोड़े अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन ये कुछ नहीं है, उससे काफी ज्यादा कुछ है, काफी मेहनत है, काफी डेडिकेशन है, लगाव है। क्या बात है। तरण मुझसे कन्विंस होंगे कि एज एन एक्टर आपकी दो असेट्स तो मुझे समझ में आ रही है कि आपकी एक तो आवाज बहुत जानदार है और क्या आपकी बात है। आंखें बड़ी पेनिट्रेटिंग है। तो ये सबसे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी नहीं सर, आवाज जो है, और अनमोल को पता है कि उनकी आवाज, उनकी स्ट्रेंथ है बहुत। इनफैक्ट जब मुझे शुरू शुरू में जब हम कास्टिंग के टाइम पे हम बहुत लोगों से मिल रहे थे, और इस फिल्म का जो प्रोसेस है मेरे लिए बहुत लंबा रहा है। इवन लाइक अनमोल और जटालिका जब फिल्म में सिलेक्ट भी नहीं हुए थे, उससे पहले से बंसाली ऑफिस में थोड़ा लंबा प्रोसेस रहा था। तो जब पहली बार अनमोल का जिक्र हुआ था, तब आई थिंक ये उस टाइम आई थिंक 24 साल के थे। और मैंने उन्होंने मुझे बोला कि ये लड़का है, फोटो देखो। मैंने कहा स्वीट है, कितने साल का है? और मुझे तभी उन्होंने कहा था कि आई थिंक 24। मैंने कहा अरे बच्चा है। बिकॉज मुझे कैरेक्टर जो चाहिए था, आई वांटेड, क्योंकि ही प्लेज एन ऑथर, सो आई सेड कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसको कोई सीरियसली ना ले, कि ये किताब लिखना तो दूर, मतलब इसने पढ़ी भी नहीं होगी, ऐसा। मतलब मुझे ऐसे फीलिंग आती थी कि इतना छोटा सा होएगा वगैरह। फिर मुझे, जब मैंने इससे पहली बार मिला था, तो वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक आई डिड नॉट टेल हिम कि बाकी सारी जो चीजें थी वो तो हैं, पर इनकी जो आवाज है थैंकफुली मेरे जैसी नहीं है। और मतलब ये इन्होंने मुंह खोला अपना, मैंने बोला हाँ वजन है, आवाज में वजन है। और बाकी तो ये जब आए थे तो पहली बार जब मिलने आए थे, तो इनकी आवाज और आंखों से पहले जो मैंने देखा था वो ये था कि इनके ये चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि अपनी टांग तोड़ के आए थे, फुटबॉल खेलते हुए इन्होंने पैर तोड़ लिया था अपना। तो ये वो वॉकर पे आए थे, चला भी नहीं जा रहा था इनसे। तो क्योंकि वैसे इनको देखो तो इतना लंबा सा है, और एक अच्छी बॉडी, लंबा गुड लुकिंग लड़का, वैसे लगेगा कि 6 फुट 2 इंच, मतलब अरे इंटिमिडेटिंग वगैरह। पर ये आया था ऐसे, और इतना इतना अपोलोजेटिक था, इतना बेचारा इतना शर्मिंदा था, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे नहीं मिलना चाहता पहली बार, पर अभी ये हुआ है, दिस दैट। तो मुझे आई फाउंड कितना, लाइक देयर वाज सो मच स्वीटनेस टू हिम, कि इसको देख के यू डोंट गेट इंटिमिडेटेड कि अरे ये कौन आ गया लंबा चौड़ा सा। इसको देख के यू लाइक अरे स्वीट है, बैठाओ बात करो। तो और मैं इनको जो कहता हूँ, आंखों सो की आपने जो स्वीट। बात कही, आई कीप टेलिंग हिम यू हैव दिस नशीली आंखें। और वो बहुत बहुत नॉटी है, वो, उसको मालूम है ये चीज, और वो यूज करता है फुल ऑन। मतलब मैंने करेक्ट जज किया पहले इंटरव्यू में। बिल्कुल, आंखें और करेक्ट आवाज बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। सर। एक्चुअली एक इंस्टेंस था डबिंग में, जब हम डबिंग अभी जब कर रहे थे रिसेंटली, तो आई रिमेम्बर मैंने थोड़ा जो ज्यादा है आवाज को ज्यादा यूज किया। तो सर ने कहा कि देखो ये बच्चन वाली आवाज ना अगली पिक्चर में करो, मेरे फिल्म के कैरेक्टर का आवाज आप कंटिन्यू करो, चेंज मत करो सडनली आवाज। मैंने कहा तुम वरुण हो, तुम प्लीज वरुण रहो। तो
और ज्यादा ड्रामेटिक मत बनो। करण वो पुरानी फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है ना, ढैंग टैंग टैंग, या जिस तरह से सलमान, बिल्कुल वैसे जटालिका वापस आ गई है, हीरोइन की एंट्री हो गई है, जी। आप सुन सकती हैं। नो, शी इज गॉन अगेन, आई थिंक वो अरे गई है वापस। ओहो। मेरे को तो दिखी खैर, तो थी टेढ़े। तो सर अनमोल, सर जी, अनमोल मतलब इस कैरेक्टर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, और किस तरह से इसको क्योंकि अभी पहली फिल्म में आपने क्या इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया कि ये फिजिकल कास्टिंग की तरह लेकर उस पर काम किया? जी सर, आई थिंक पहले तो जब तरन सर ने, जब हमारी जो मुलाकात हुई थी, उनको पहले से ही बहुत एक क्लियर आइडिया था कि कैरेक्टर, लड़के में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो अगर यही है तो फिर ही ये वर्क होगा, क्योंकि आई थिंक ये कैरेक्टर के लिए जैसे वो बोल रहे थे कि वो इनोसेंस जो भी चाहिए वो काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि थोड़ा कमिटमेंट फोबिक है, थोड़ा रिलेशनशिप से वो दूर रहता है कैरेक्टर, और थोड़ा वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में इनिशियली एटलीस्ट बिलीव नहीं करता है। तो आई थिंक लुक्स और पर्सनालिटी वो सब के साथ उन्हें वो इनोसेंस और वल्नरेबिलिटी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई किसी का दिल तोड़ता है तो ऐसे ऐसे लगना नहीं चाहिए कि यू हैव टू हेट दैट गाय, ऐसे फिर भी यू हैव टू बी लाइक अरे लेकिन स्वीट तरीके से किया, या वो बुरा, ही डजंट मीन बैड, तो आई थिंक वो एक था कैरेक्टर के बारे में कि सर को भी चाहिए था, और आई थिंक मुझ में वो देखा उन्हें, तो वही है। मतलब ये जैसे अनमोल है उस तरह का किरदार है। नाइस। एटलीस्ट जैसे दिखते हैं, एटलीस्ट जैसे दिखते हैं वैसा है। अब असलियत में कैसे है वो आगे लोगों को पता चलेगा। गॉसिप विल स्टार्ट ना, आफ्टर दिस फिल्म गॉसिप विल स्टार्ट, तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर फिजिकल कास्टिंग है कि अलग है। वो सर करेक्ट गॉसिप है, वो मिल तो होगा तो अच्छी बात है, गॉसिप मिल होगा मतलब तरक्की कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इनके बारे में, मुझे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से, क्योंकि संजय लीला भंसाली अगर अपना नाम जोड़ रहे हैं तो अपने आप में फिल्म में कुछ होगा, तभी वो अपना नाम भी दे रहे हैं, अदरवाइज वो नाम भी नहीं जोड़ते। तो जी जाहिर तौर पे आपने एक अच्छी सुंदर फिल्म बनाई है, मीठी सी, और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत सफल हो, और आने वाली कई फिल्मों के इंटरव्यूज आप लगातार मेरे साथ करते रहे, ये ईश्वर से दुआ। गॉड थैंक यू ब्लेस, सो और मच ऐसे सर। ही अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू शुक्रिया सर। सर, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। Radio